एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है? पी इक्वल टू आरटी था, सेम चीज निकालेंगे। प्रेशर को टेम्परेचर को कांस्टेंट मान लो, प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा? वॉल्यूम इज डायरेक्टली इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट गैसेस, equal volumes of different gases contain equal number of moles at constant temperature and pressure. Equal volumes of different gases contain equal number of moles at constant temperature and pressure. यानी V1 by V2 is equal to N1 by N2. V1 by V2 is equal to N1 by N2. Equal volumes of different gases will contain equal number of moles at constant temperature and pressure. V1 by V2 क्या आएगा? N1 by N2. V1 by V2 is equal to N1 by N2. V1 by V2 जो क्या आएगा? N1 by N2. Equal volumes of different gases can contain equal number of moles at constant temperature and pressure. वॉल्यूम अगर सेम है दो गैसेस का, तो उनके मोल्स भी क्या होंगे? सेम, और होते भी हैं। 5.6 लीटर N2 गैस है, 5.6 लीटर O2 गैस है, तो मोल्स कितने हो गए? 0.25। मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे? सेम। मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? सेम। सही है। तो ये है एवोगैड्रोस लॉ, ये एवोगैड्रोस लॉ है। नेक्स्ट नोट करेंगे इसके आगे। अगर हम तीनों लॉस को कंबाइन करते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन, ये पढ़ा हुआ ना सब मोल कंसेप्ट में। वॉल्यूम इनवर्स टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मोल, कौन सा लॉ? बॉयल्स लॉ। वॉल्यूम डायल्यूशन टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, कौन सा लॉ? वॉल्यूम डायल्यूशन टू नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, कौन सा लॉ? एवोगैड्रोस लॉ। कंबाइनिंग ऑल द थ्री लॉज क्या आ जाएगा? पीवी इक्वल टू एन आर टी। आर की डिटेल सारी दे रखी है ना। आर क्या था? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट था। इसकी वैल्यू निकालनी है अगर आर की, तो एसटीपी पे निकालते थे, याद है कि नहीं? ये वैल्यू पुट करते हैं। प्रेशर का 1, वॉल्यूम एक मोल गैस का 22.4, एन एन आएगा 1, और वॉल्यूम और टेम्परेचर 273। सॉल्व करेंगे। आर की वैल्यू आ गई 22.4 बाय 273, याद रखना है। 22.4 बाय 273 ये आर की वैल्यू है, जिसको हम क्या लिखते हैं? 1/12 अप्रोक्सीमेटली, या फिर 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर कैलोरीज मोल पर, या फिर क्या था? 8.314 जूल कैलोरीज मोल पर, और कैलोरी में 2 कैलोरी कैलोरीज मोल पर। इसकी वैल्यू लिख लेना जरूर। जितनी डेरिवेशन होगी सब दो दो वाले पिलानी है, ध्यान रखना चीज का। डेरिवेशन बेस मत करना, और स्पेशली आर की वैल्यू। आर यहाँ पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तीन वैल्यूज बताई हैं, तीनों वैल्यूज को 5 टाइम्स लिख लेना जरूर, ताकि याद रहे। पहले भी लिखवाया हुआ मैंने तुमसे, आर की वैल्यू जरूर लिख लेना। सही है। तो ये आर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। और इसके बाद आइडियल गैस इक्वेशन को लिखना है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, पीवी इक्वल टू आरटी है, पी इक्वल टू एनआरटी बाय वी। नंबर ऑफ मोल्स दिया, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास, तो एम बाय वी क्या बन जाएगा? डेंसिटी। पी आ जाएगा रो आर टी बाय, रो आर टी बाय, यानी रो के पास डेंसिटी कितनी आ जाएगा? डेंसिटी कितनी आ जाएगी? पी एम बाय आर टी। डेंसिटी आ जाएगी पी एम बाय आर टी। आइडियल गैस इक्वेशन कब फॉलो होती है? गैस बनाना किसी को, गैस कब वो रहेगी? जब टेम्परेचर क्या हो? बहुत हाई, तभी तो मॉलिक्यूल्स दूर होंगे। और प्रेशर क्या हो? लो। हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, तो आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो होगी। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। आइडियल गैस इक्वेशन इज फॉलोड एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। आइडियल गैस इक्वेशन इज फॉलोड एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। ना, आइडियल गैस इक्वेशन इज फॉलोड एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। अब जैसे बोला, ये एक गैस ली से हीलियम गैस, हीलियम गैस will be densest at helium gas will be densest at 273 degrees Celsius and 4 atmosphere, 273 Kelvin and 4 atmosphere.
546 केल्विन एंड 4 एटमॉस्फेयर, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 8 एटमॉस्फेयर। तो क्या आंसर आ जाएगा इसके लिए? तुम्हें दिख रहा है डेंसिटी ज्यादा होने के लिए, तुम वैसे सिंपल सोच के देखो सब कुछ पता लग जाएगा। डेंसिटी किसी भी चीज की ज्यादा कब होगी? जब हम उसको ज्यादा प्रेशराइज करें, यानी प्रेशर क्या हो, ज्यादा हो। और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो दूर दूर जाएंगे मॉलिक्यूल, टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए, कम। यानी जो आइडियल गैसिफिकेशन को फॉलो हो रही थी, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे, इसके जस्ट उल्टा वाली कंडीशन है कि नहीं? उल्टा वाली कंडीशन यानी टेम्परेचर होना चाहिए लो और प्रेशर होना चाहिए हाई। तो तुम्हें यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन आता है तो तुम्हें क्या चेक करना है, पी बाई टी का रेशियो। जिसका पी बाई टी का रेशियो ज्यादा उसकी डेंसिटी ज्यादा, दिख रहा है ना यहाँ पे? ये पी बाई टी है कि नहीं यहाँ पे डेंसिटी में? है ना पी बाई टी? तो जिसका पी बाई टी ज्यादा उसकी डेंसिटी ज्यादा, जिसका पी बाई टी ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा। रोज इंटू पी एम बाई आर टी से चेक कर सकते हैं ना, रोज इंटू पी एम बाई आर टी। अब एक है नेक्स्ट, एक फॉर्मूला नोट कर लेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी का। ये चलो आगे आएगा तब देखते हैं, अभी छोड़ दो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एवोगैड्रोस लॉ हो गया, एमेंटस लॉ हो गया, बॉयल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया। चार, चार आइडियल गैसिफिकेशन बता दी, आइडियल गैसिफिकेशन टर्म्स ऑफ डेंसिटी होगी। नेक्स्ट करेंगे डाल्टन लॉ। सही ना, डाल्टन लॉ। डाल्टन लॉ क्या कहता है? दो या दो से ज्यादा गैसेस, दो या दो से ज्यादा नॉन रिएक्टिंग गैसेस, इंपॉर्टेंट लाइन है, रिएक्ट ना करें आपस में। जैसे H2 और O2 को नहीं रख सकते, H2 और O2 रिएक्ट कर जाती है। दो या दो से ज्यादा नॉन रिएक्टिंग गैसेस है, अगर उनको हमने एनक्लोज किया वेसल के अंदर, डाल्टन लॉ क्या कहता है? टू, इफ टू और मोर देन टू, if two or more than two non-reacting gases are enclosed in a vessel, जैसे A प्लस बी को रखा, ये दोनों नॉन रिएक्टिंग है, जैसे हीलियम और नियोन, ये पूछते हैं क्वेश्चन ऐसे, नॉन रिएक्टिंग। हीलियम एंड नियोन नॉन रिएक्टिंग, N2 प्लस O2, N2 प्लस H2, आर्गन एंड N2। तो यहाँ पे पूछा कि तुमसे डाल्टन्स लॉ किसके लिए वैलिड नहीं होगा, डाल्टन्स लॉ किसके लिए वैलिड नहीं होगा? N2 और O2 आपस में रिएक्ट नहीं करते, इसको रिएक्ट कराना है ना, तो बताना N2 और O2 ये दोनों गैसेस कहाँ प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में है कि नहीं? N2 78%, O2 21%। अगर ये रिएक्ट करती तो एटमॉस्फेयर में हमें NO, N2O, N2O5 इस टाइप के कंपाउंड मिलते हैं, वो नहीं मिलते हैं। ये दोनों गैसेस नॉर्मल कंडीशन पे रिएक्ट नहीं करती, सही ना? दोनों गैसेस नॉर्मल कंडीशन पे रिएक्ट नहीं करती, जब टेम्परेचर पहुंचता है ना 3000 केल्विन, 4000 केल्विन के आसपास, तब जाके ये इनके बॉन्ड छूटेंगे, क्योंकि एन ट्रिपल बॉन्ड एन है और ओ डबल बॉन्ड ओ है, तब वो रिएक्ट करेंगे और एनओ बनेगी, एनओ गैस तब बनेगी। तो इसे नॉर्मल कंडीशन में रिएक्ट नहीं करती, डाल्टन लॉ उसके लिए वैलिड है। इसके लिए वैलिड नहीं होगा N2 और H2। जिसकी रिएक्शन पढ़ते हो N2 प्लस 3H2 क्या देता है? NH3 गैस क्या मिल जाता है, अमोनिया गैस मिल जाती है कि नहीं? तो इसके लिए वैलिड नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डाल्टन लॉ किसके लिए वैलिड है और किसके लिए वैलिड नहीं है, ठीक है? जिसमें रिएक्शन हो जाएगी तो वैलिड नहीं है। इफ टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग गैसेस आर enclosed in a vessel, are enclosed in a vessel, then total pressure exerted, is equal to sum of their individual partial pressure. Then total pressure exerted is equal to sum of their individual partial pressure. मान लो यहाँ पे N2 गैस थी और O2 गैस थी, N2 गैस का प्रेशर 100 है, O2 गैस का प्रेशर 50 mm है, तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा? टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा? 150 mm। क्लियर है कि नहीं? टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा? 150 mm। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ये ध्यान रखना इसके अंदर। अब पी ए क्या होता है? पी ए क्या होता है? जैसे NaRT, NaRT/V, ये होगा कि नहीं? नंबर मोल्स ऑफ ए इंटू RT/V। पीबी क्या होगा?
एन बी आर टी बाई वी, मैंने दो ही गैसेस दिए, दो लेके करना। अब टी टोटल क्या होगा, एन ए प्लस एन बी आर टी बाई वी, कोई डाउट तो नहीं है, एन ए प्लस एन बी आर टी बाई वी। अब पी ए बाई पी निकालो, क्या आ जाएगा, आर टी बाई वी, आर टी बाई वी कैंसिल, क्या आ जाएगा एन ए अपॉन में एन ए प्लस एन बी, ये क्या होता है मोल फ्रैक्शन, ये क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू टोटल प्रेशर, समझ आया कि नहीं, भूलना नहीं है फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये, बहुत जगह अप्लाई करूंगा मैं आगे भी। ये सब पढ़ के रखोगे तब जाके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, नहीं तो न्यूमेरिकल नहीं हो पाएंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू टोटल प्रेशर। नेक्स्ट, डाल्टन को समझ आ गया। अब यहीं पे एक्वा टेंशन क्या होती है, नोट कर लिया ना सारा, नोट कर लिया पूरा कि नहीं, एक मिनट, कर लिया नोट, रग नोट कर लिया, चलो देखो आगे। अब है एक्वस टेंशन, एक्वस टेंशन, इसमें क्या करते हैं, जैसे ये इन्वर्टेड ट्यूब है, यहाँ पे एक ड्राई गैस पास की है, जो वाटर को डिस्प्लेस करके कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, यहाँ पे N2 गैस पास की, N2 गैस पास की, ये N2 गैस आएगी यहाँ से, वाटर को डिस्प्लेस करके ऊपर आ जाएगी यहाँ पे। अब ये क्या ड्राई होगी कि इसमें मॉइस्चर भी होगा, अब जो गैस ऊपर आएगी यहाँ पे इसके साथ N2 गैस के साथ मॉइस्चर भी होगा कि नहीं, तो ऊपर जो प्रेशर एग्जर्ट होगा, प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस, वो क्या होगा, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस यानी N2 गैस प्लस प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर्स, प्लस प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर्स भी आएगा कि नहीं, तो नहीं समझ आया, आगे देखो ऊपर जो गैस आएगी उसमें साथ में मॉइस्चर कंटेंट भी होगा, मॉइस्चर कंटेंट भी होगा, तो प्रेशर अब जो होगा एक्सर्ट, वो किसकी वजह से होगा, मॉइस्चर की वजह से भी यानी वाटर वेपर्स की वजह से भी, और साथ में प्रेशर ड्यू टू ड्राई गैस भी होगा, दोनों की वजह से होगा, प्रेशर ड्यू टू ड्राई गैस और प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर्स, और प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर्स को ही क्या बोलते हैं, एक्वस टेंशन। और इस पे ध्यान रखना, इस पे कभी भी आइडियल गैस क्वेश्चन अप्लाई मत करना, अगर उसने नहीं बोला है कि, अगर बोल देगा एक्वस टेंशन जो है यानी प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर्स बिहेव्स आइडियली बोल दिया, अगर एज्यूम करो ऐसा, तब इस पे आइडियल गैस क्वेश्चन अप्लाई करना, नहीं तो नहीं तो आइडियल गैस क्वेश्चन इस पे अप्लाई नहीं करनी, वाटर वेपर्स पे आइडियल गैस क्वेश्चन अप्लाई नहीं करना है, सही है। अगर वो बोल देगा बिहेव्स आइडियली या तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं तो ही अप्लाई करना, अदरवाइज इस पे अप्लाई नहीं करता। एक्वस टेंशन को हमेशा माइनस करना है। मैंने बोला प्रेशर ड्यू टू मॉइस्ट एंड टू गैस इज 720 mm, एक्वस टेंशन इज 20 mm। तो अगर तुम्हें मास ऑफ N2 गैस निकालना है, बाकी सारा डेटा गिवन है, तो तुम क्या करोगे, 720 mm किसका है, मॉइस्ट N2 गैस का, और एक्वस टेंशन को माइनस कर देंगे, यानी प्रेशर क्या लेंगे, 700/760 कर दोगे, वॉल्यूम लेना लीटर में, 100 ml है तो 100/1000 कर देना, लीटर में आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय 28 मास होता है N2 गैस का, आर की वैल्यू पता है, टेम्परेचर दिया मान लो 273 डिग्री सेल्सियस, तो 546 केल्विन, समझिए कि नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग निकालना आंसर। हमेशा एक्वस टेंशन को मॉइस्ट गैस के प्रेशर में से क्या करना है, माइनस कर देना, उस पर हम आइडियल गैस क्वेश्चन अप्लाई नहीं करते।
है ना, उस पर आइडियल गैस इक्वेशन कभी अप्लाई नहीं होगी। क्या ये समझ आ गया कि नहीं? एक फॉर्मूला और लिख देंगे यहाँ पे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी, हाँ सारा हो गया हर्षित। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये क्या है? पार्शियल प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर्स डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट सेम टेम्परेचर। ये है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, पार्शियल प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर्स डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट सेम टेम्परेचर। मैंने बोला कि वाटर वेपर जो है ना, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर जो है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर जो है सपोज 40 mm, एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 80%। जैसे बारिश वाले टाइम पे रेनी सीजन में ह्यूमिडिटी क्या होती है? 8% ज्यादा होती है। मैंने माना रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है ना वो 80% है, तो पार्शियल प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर कितना होगा? तो पार्शियल प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर कितना हो जाएगा एटमोस्फेयर के अंदर? मैंने बोला वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 40 mm, एंड पार्शियल प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर की वैल्यूज को निकालनी है। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो कितनी है? 80%, तो वो कितना हो जाएगा आंसर? डायरेक्ट बोलो आंसर जल्दी से। 32 mm आ जाएगा कि 32 mm? 80 इंटू 40, यही तो है, ये निकालना है तुम्हें। कितना आ जाएगा आंसर? 32 mm। आंसर कितना आ जाएगा? 32 mm। समझ आ गया कि नहीं है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्लियर हो गया कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तो तुम लोग अपना असाइनमेंट लेके आना है, क्योंकि अब असाइनमेंट का काम होगा, मर्कज की प्रैक्टिस होगी ना। हो सकता है तुम्हारी नाइट में क्लास हो, तो फिर मैं मर्कज प्रैक्टिस कराऊं, क्योंकि अब मेरे 4-5 टॉपिक कवर हो गए ना। बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, डाल्टन्स लॉ, और डाल्टन्स लॉ के बाद एक और मैं थ्योरी बता रहा हूँ अभी, ग्रैम्स लॉ। फिर न्यूमेरिकल से चलेंगे कुछ टाइम तक। तो असाइनमेंट सब कैसे है ना? असाइनमेंट से न्यूमेरिकल से चलेंगे। नेक्स्ट है, जैसे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज हैवियर, ड्राई एयर और मॉइस्ट एयर? विच इज हैवियर, ड्राई एयर और मॉइस्ट एयर? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा हुआ है। रीजन दे। हाँ सही, बिल्कुल सही है। इसमें जब भी ये पूछेगा तो तुम्हें एवरेज मास का क्या निकालना है? एवरेज मास। ड्राई एयर हैवी होती है, सुनने में ऐसा लगता है कि H2O भी आ गया तो वो हैवी हो जाएगी, लेकिन हमें एवरेज मास के थ्रू चेक करना होता है। एवरेज मास के थ्रू चेक करना है। तो ड्राई एयर का मास अगर तुम निकालोगे, मान लो उसके अंदर 79% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है, ऐसी होगा कि नहीं? हालांकि नाइट्रोजन 78% होती है, मान लिया ये, अदर गैसेस को नील मान लिया। 79% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, तो एवरेज मास कितना हो जाएगा ड्राई एयर का? 79 इंटू 28 प्लस 21 इंटू 32 डिवाइड बाय 100। समझ आया कि नहीं? तो ये ड्राई एयर का मास आ जाएगा। किसका मास आ जाएगा? ड्राई एयर का। और मॉइस्चर का पूछा है अगर, मॉइस्चर का, मान लो अब मॉइस्चर के अंदर परसेंटेज नाइट्रोजन की हो गई 70, 20% हो गया ऑक्सीजन, बाकी 10% क्या आ जाएगा? H2O। तो मास नेचुरल सी बात है कम होगा, क्योंकि H2O का वेट कितना होता है? 18 होता है। कम आएगा कि नहीं? ये मैंने एक अप्रोक्सीमेशन लिया है यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा? 70 इंटू 28 प्लस 20 इंटू 32 प्लस 18 इंटू 10 डिवाइड बाई टोटल 100। तो ये वैल्यू तो कम आएगी ना? एवरेज मास ऑफ मॉइस्चर। ये समझ आ गया कि नहीं? चलो एक लॉ की थ्योरी और लिखेंगे, ग्राहम्स लॉ की। चलिए ग्राहम्स लॉ की थ्योरी और लिखेंगे।
ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो मैंने तुम्हें बताया हुआ है कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ग्राहम्स लॉ और रियल गैस इक्वेशन, इसके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, थ्योरी के क्वेश्चन आ रहे हैं क्योंकि मेंस पेपर बहुत सारे बनते हैं, इसलिए थ्योरी वाले क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, विस्कोसिटी सरफेस टेंशन उसके ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, सिंपल सी बात, कौन सी गैस तेज भागेगी, जो हल्की है या जो भारी होगी, जो हल्की होगी वो तेज भागेगी कि नहीं, हल्की वाली गैस क्या होगी, तेज भागेगी देन हैवियर गैस। तो इसको जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है ना, इसका पूरा फॉर्मूला ऐसे दिया जाता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन का पूरा फॉर्मूला पी ए, पी है प्रेशर एट विच गैस इज टेकन, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिससे गैस इफ्यूज करेगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिससे गैस बाहर निकलेगी, और बाय में 2 पाई RTM अंडर रूट के अंदर, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर और एम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर और एम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। फॉर्मूला तुम्हें करना नहीं है, लेकिन कई बार क्वेश्चन ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से रिलेटेड आ जाता है, तो अगर जिसको ये फॉर्मूला नहीं पता है वो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। रेट तो प्रोपोर्शनल किसके है, प्रेशर के भी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के भी प्रोपोर्शनल है, मेन जो ग्राहम्स लॉ में डेफिनेशन बोली गई है ना, वो इसमें से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कांस्टेंट माना हुआ है, टेम्परेचर को कांस्टेंट माना हुआ है, आर गैस कांस्टेंट है ही, सिर्फ क्या लेते हैं, मोलर मास और प्रेशर, कई बार प्रेशर को भी कांस्टेंट मान लेते हैं, सिर्फ क्या लेंगे, तो क्या ले लेंगे, सिर्फ मोलर मास। तो यही डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या है इसकी, अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर प्रेशर क्या मान लिया, कांस्टेंट, अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, rate of diffusion of different gases, rate of diffusion of different gases, rate of diffusion of different gases is inversely proportional to the square root of their, मैंने पीछे एक लेक्चर को लिखवाया है, कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ ए गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय, वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ ए गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा या कम होगा बाय 1 डिग्री सेल्सियस, कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, सही लिखवाया ना, जो टीचर कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट लिख देना उसको। अभी इसमें क्या लगा है, अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, rate of diffusion of different gases, rate of diffusion of different gases is inversely proportional to the square root of their density, density यानी वेपर डेंसिटी की बात कर रहे हैं, ये लो, ये लो सही है, यानी रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मोलर मास भी आ सकता है सेम कंडीशंस पे, यानी R1/R2 अंडर रूट में M2/M1 आएगा, ज्यादातर P1/P2 और ले लेंगे, प्रेशर एट विच गैसेस इनिशियल मोल्स, इनिशियल मोल्स है, P1 क्या है, इनिशियल प्रेशर, P2 क्या है, उसी गैस का दूसरे कंडीशन में प्रेशर, P1/P2 M2/M, P1/P2, एक गैस का प्रेशर P1 है और दूसरी गैस का प्रेशर क्या है, P2, दूसरी गैस का प्रेशर क्या है, P2, इसलिए P1 और P2 को कई बार इनिशियल मोल से भी रिप्लेस कर दो, कई बार इनिशियल मोल से भी रिप्लेस कर दो, और अगर देखो अगर इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी डिफरेंट होगा तो क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं आएगा, इसीलिए मैंने बोला कि ये पेन फॉर्मूला जरूर याद रखना, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है तो ए अपॉन में A1 अपॉन में A2 भी आ जाएगा, A1 अपॉन में A2 भी आ जाएगा, समझ गए कि नहीं, तो ये भी ध्यान रखना, रेट ऑफ डिफ्यूजन इसका ये फॉर्मूला है ना, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ डिफरेंट गैसेस is inversely proportional to the square root of their densities or molar mass, square root of their densities or molar mass under similar conditions of temperature and pressure, है ना, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये ध्यान रखना इसके अंदर। अब इसके अंदर जैसे मैंने बोला डायरेक्ट आंसर देना, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा, नीचे इन्वर्सिव में दे रखा है कि नहीं,
इसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेट क्या होगा? इसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेट क्या होगा? कम हो जाएगा कि नहीं? क्या नवीन मेरा क्या है? टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ना चाहिए। इसमें तो इन्वर्सिबल आ रहा है ना। हाँ, बाकी वेरिएबल्स भी चेक करेंगे। प्रेशर भी तो चेंज कर जाएगा फिर, प्रेशर भी तो चेंज कर जाएगा ना। तो ये चीज ध्यान रखना, बाकी वेरिएबल्स को भी देखेंगे। और वैसे एक चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, रेट ऑफ डिफ्यूजन है ना, वो टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है। जैसे वेसल है, इसके अंदर गैस प्रेजेंट है ये। अगर मैं इसको गर्म करूंगा तो गैस तेजी से बाहर निकलेगी कि नहीं? गैस तेजी से बाहर निकलेगी। और मान लो एक बैलून है, एक बैलून है, अगर इसको प्रिक कर दिया, इसको प्रिक कर दिया, तो अब इसमें से गैस, अगर इसको इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैस क्या ओरिएंट हो पाएगी इस पर्टिकुलर डायरेक्शन टेम्परेचर बढ़ाने से? इफ्यूजन जो है ना, वो डिक्रीज करता है विद राइजिंग टेम्परेचर। इफ्यूजन यानी लीकिंग ऑफ ए गैस। इफ्यूजन का मतलब क्या है? लीकिंग ऑफ ए गैस थ्रू ए पिन होल। बैलून को प्रिक कर दिया तो अब वो जो गैस लीक करेगी, वो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने से वो स्लो डाउन हो जाएगी, बिकॉज इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द मॉलिक्यूल्स टू गेट ओरिएंट इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। समझिए कि नहीं है? तो डिफ्यूजन तो बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने से, लेकिन इफ्यूजन क्या होता है? कम हो जाएगा। कर लिया नोट? हेलो नोट कर सर। लिया? हर्षित बोल। सर मैंने जैसे अभी यहाँ तक कर लिया है, 8 लेक्चर्स तक कर लिया है। हाँ, तो इसमें तो आगे बस क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, मतलब अब तो वैसे खत्म सा हो गया है। 7 लेक्चर्स ही तक था ये, वैसे तो थ्योरी जो थी ये तूने इसकी। कर रखा है सारा उसमें? हाँ, यहाँ तक ग्राम्स लॉ तक तो कर लिया है वैसे। हाँ, तो नोट्स फिर बना सुनता दिया रहे, अपने। मेरे को भी कर उसके, मेरे को भी करके रख। अच्छा ठीक है। नोट कर लिया यहाँ तक? नेक्स्ट नोट करना अब इसमें, जैसे मैंने बोला, बोला विच विल, ध्यान देना, जैसे बोला विच विल डिफ्यूज फास्टर, NH3 गैस और CO2 गैस, एंड बाय हाउ मेनी टाइम? विच विल डिफ्यूज फास्टर, NH3 गैस और CO2 गैस, एंड बाय हाउ मेनी टाइम? कौन सी गैस तेज भागेगी? हाँ, परसेंट, कौन सी गैस तेज भागेगी और कितने टाइम्स? NH3 गैस, क्योंकि मास कितना है इसका? 17। इसका मास कितना है? 44। तो R NH3 बाय RCO2 क्या आ जाएगा? अंडर रूट में, बाकी सारी कंडीशन सेम, अंडर रूट में 44/17, तो 1.5 टाइम्स आ जाएगा लगभग। कितना आएगा? 17 3 का होता है ना, 51, तो 3 से तो कम आएगा ही। तो कुछ 1.5 1.6 मान सकते हैं कि नहीं? 1.6 टाइम्स लगभग। हाँ, रूट समझ आ गया कि नहीं है? तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, RNH3 RCO2 इससे निकाल लेंगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसके अंदर रेट के फॉर्मूले। तो मेरे को तो इजी करने के लिए ना, रेट के डिफरेंट फॉर्मूले दिए गए हैं और काफी इंपॉर्टेंट है, याद होने चाहिए। किसी को याद है 4 फॉर्मूले तो बताए हुए इसके? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिफ्यूज, याद है देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिफ्यूज बाय टाइम टेकन, वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज बाय टाइम टेकन, वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज बाय टाइम टेकन,
डिस्टेंस डिफ्यूज बाय द गैस या डिस्टेंस ऑफ गैस डिफ्यूज, बाय टाइम टेकन, लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ड्रॉप इन प्रेशर बाय टाइम टेकन। ड्रॉप इन प्रेशर बाय टाइम टेकन, ड्रॉप इन प्रेशर बाय टाइम टेकन, चारों फॉर्मूले याद करना। न्यूमेरिकल्स इसके थ्रू ही इजी होंगे, न्यूमेरिकल्स इसके थ्रू ही इजी होंगे, सही। नेक्स्ट नोट करना, नोट कर लिए। हाँ, ड्रॉप इन प्रेशर बाय टाइम टेकन। देख लिया पूरा। नेक्स्ट नोट करना है इसमें आगे, नेक्स्ट लिखना है इसमें। चलो, एक जैसे मैंने बोला H2 गैस, ये लिखना 5 मोल्स ऑफ H2 गैस, 5 मोल्स H2 गैस diffuse in 100 seconds. How much time will be taken by helium gas to diffuse for same number of moles? 5 moles H2 gas diffuse in 100 seconds. How much time will be taken by helium gas to diffuse under same conditions for the same number of moles? क्या आंसर आएगा? हाँ, R helium by R H2, R helium by R H2 क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 इनिशियल वाले, डिवाइड बाय 2/4, ये आएगा कि नहीं? क्या आ जाएगा आंसर? टाइम निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम तो सेम ही है, 5 अपॉन में T/5 अपॉन में T1 मान लो हीलियम के लिए, और इसके लिए है 100 सेकेंड्स। ये तो कैंसिल हो जाएगा, सेम मोल्स है, इनिशियल मोल्स भी सेम है। यहाँ पे इनिशियल मोल्स आते हैं, यहाँ पे क्या आता है? इनिशियल मोल्स। और यहाँ जो मोल्स आते हैं वो कौन से होते हैं? डिफ्यूज जो कर रहे हैं, जो डिफ्यूज कर रहे हैं वो वाले मोल्स आते हैं, ये ध्यान रखना। यहाँ पे इनिशियल मोल्स आते हैं, यहाँ कौन से मोल्स आते हैं? ये जो डिफ्यूज कर रहे हैं। तो बाय ये क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1/2 कितना आ रहा है आंसर? ऐसे ये कैंसिल हो जाएगा, 100√2, इवन 100√2 आंसर आ जाएगा। 141.4 सेकेंड निकाला था किसी ने? निकल गया ना? ये तो कंडीशन हो जाएगी अंडर फैक्टर। समझ आ गया तक? अब एक डेरिवेशन है छोटी सी, एनरिचमेंट फैक्टर, सही ना? एनरिचमेंट फैक्टर, पांच मिनट के लिए एक बार रिज्वाइन कर लो।